नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लॉकडाउन के चौथे चरण में हम दाखिल हो चुके हैं और समस्या अब ये है कि लाइफ और लाइवलीहुड यानी कि जीवन बचाना और रोज़गार बचाने के बीच क्या बचाया जाए। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति का, रणनीति का अभाव साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मोदी सरकार के इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि एक अहंकार का पूरा एक घेरा है जिसमें वो अपने आलोचकों, एक्सपर्ट्स, पत्रकारों, विपक्ष किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। और ऐसे में बार बार ये बताया जा रहा है कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की अपनी निजी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा 6 साल मोदी सरकार के उसका जश्न मना रही है, ऐसे वक्त में जबकि मजदूर इतनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां उनके जान माल किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। किस तरह से इस पूरी रणनीति पर अमल किया जाए अगले आने वाले 2 महीने में, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। प्रशांत किशोर है मेरे साथ, जो कि जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं। नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ उन्होंने 2014 में काम किया और ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की 2014 की कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ उनका रहा या एक जिम्मेदारी उनकी भी है। और इसके अलावा वो राजनीति जानने के अलावा पब्लिक हेल्थ भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशन में 8 साल उन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। तो इस पूरे पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से इस पूरी समस्या को किस तरह देखा जाए, क्या वाकई जो राजनीति है हमारी और जो प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा है, वो इस वक्त को, इस इमरजेंसी को, आपातकाल को एक तरह से अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा विपक्ष क्या कर रहा है, असहमति की जो आवाज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, और साथ ही आने वाले 2 महीने हमारा किस तरह के मुद्दों से हम जूझेंगे, इस सब पर हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लॉकडाउन 1 का अगर हम जिक्र करें तो उस वक्त 500 से कम केसेस थे लॉकडाउन के दौरान। तब एक सख्त लॉकडाउन लगाया गया और अब जबकि लॉकडाउन 4 जो काफ़ी रिलैक्सेशंस के साथ, ईज़ के साथ जो काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं नई गाइडलाइंस के मुताबिक, उनमें 1 लाख के पार केसेस पहुंच चुके हैं। तो रिलैक्स हो रहा है जब 1 लाख के पार मामले पहुंच गए हैं और सख्त लॉकडाउन लगाया गया जब 500 से नीचे थे। इसके पीछे कोई तर्क, कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई दलील क्या देख रहे हैं आप? जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, ये पूरा जो डिबेट है इंडिया में, वो अनफॉर्चुनेटली कोरोना को ख़त्म कैसे करें, उस लड़ाई को जीते कैसे और उससे होने वाले इकोनॉमिक डैमेज को मिटिगेट कैसे करें, उससे शिफ्ट होके पूरा इस पर हो गया है कि लॉकडाउन हो या ना हो। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि लॉकडाउन पर से आप कोरोना से जो ये जंग है वो जीत नहीं सकते हैं। लॉकडाउन तो एक टूल मात्र है। बहुत लोगों का ये मानना है, सीधा सवाल ये लोग पूछते हैं कि आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या पक्ष में नहीं हैं। मैं ये कहता हूं कि लॉकडाउन एक टूल है आपके हाथ में, सो लॉन्ग यू यूज इट एज पार्ट ऑफ ए पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। तो इंडिया में हम क्या देख रहे हैं लॉकडाउन को लेकर कि इट इज बीइंग यूज्ड एज ए पुलिस लेड एफर्ट विच इज समवॉट सिमिलर टू कर्फ्यू। अब इस लॉकडाउन को आप अच्छे से करें, खराब से करें, सफल इसमें हो पाए या न हो पाए, इस लॉकडाउन से आप कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है उसको जीतने के लिए तो उसको आपको पब्लिक हेल्थ के क्राइसिस के तौर पे ही देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जरूरी है कि आप टेस्टिंग करें, फिर उसमें आइसोलेशन की बात है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, क्वारंटाइन की बात है। उसके साथ साथ अगर आप लॉकडाउन को भी एक टारगेटेड मेजर के तौर पे यूज करते हैं, सो दैट दोज हु आर इन्फेक्टेड एंड हैव बीन पुट इन आइसोलेशन और दोज हु हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ and are subjected to some kind of quarantine, whether it's a community based quarantine or home based quarantine, उनका एक जनरल मासेज से जो कि इन्फेक्टेड नहीं है या वायरस से एक्सपोज नहीं है, उनसे आपस में संपर्क मिनिमाइज किया जा सके। सिर्फ लॉकडाउन करके अगर आप लोगों को घरों में बंद कर देंगे तो उससे इस क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आपने सही बताया कि अगर आप डेटा ड्रिवन है, एविडेंस या साइंस से ड्रिवन है, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और आपने बताया 24 तारीख को, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया 20 के आसपास शुरू हो गई थी। एक दिन जनता कर्फ्यू हुआ, कई राज्यों ने भी लॉकडाउन अपने अपने स्तर से शुरू कर दिया था। 2-3 दिन पहले 24 से शुरू हुआ नेशनल वाइड लॉकडाउन, उससे पहले शुरू हो गया था। लेकिन उसका रिजल्ट जैसा लोग दावा कर रहे थे, जैसा कि ये सामने है आज,
सबके सामने है कि वो रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए कि 20 तारीख को 191 केस थे, जैसा आपने बताया 191 पॉजिटिव केस थे। और उस जो सबसे बड़ी बात है जो लोगों को ध्यान देने वाली है, उस समय परसेंट पॉजिटिव 1.33 था। मतलब हर वो व्यक्ति 100 व्यक्ति जिसको टेस्ट किया जा रहा था उसमें 1.33 लोगों को पॉजिटिव पाया जा रहा था। आज वो दर बढ़ के 4.3 टाइम्स हो गई। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन से जो लगातार ये बात कहते रहे लोग कि इससे बहुत सफलता मिली है, डेफिनेटली ऑन द मार्जिन इट माइट हैव हेल्प्ड, आई रिपीट ऑन द मार्जिन इट माइट हैव हेल्प्ड इन स्लोइंग डाउन द स्प्रेड। लेकिन इससे कोरोना की इस जंग को हम जीत रहे हैं या इस लड़ाई में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उसका जो कोलेटरल डैमेज है, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो बहुत बड़ा है। प्रशांत किशोर जी, आप कमोबेश या मैं कहूंगी हूबहू वही बातें कह रहे हैं जो राहुल गांधी पिछले 2 महीने से लगातार कहते रहे। फरवरी के महीने में ही उन्होंने मिड फरवरी में सरकार को चेताया था कि इसको गंभीरता से लिया जाए। उसके बाद लॉकडाउन के लिए उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्रीय नीति नहीं हो सकती। यहाँ हैरानी की बात ये हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें अपनी ही आवाज इतनी पसंद है कि वो दूसरों की आवाज, जिसमें चाहे आलोचक हो, पत्रकार हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो या विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपका ये पूरा जवाब मैंने सुना है, साफ तौर पे पता चलता है कि किसी भी साइंटिफिक एविडेंस, डेटा या किसी भी तर्क के आधार पर ये फैसले नहीं हो रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि सरकार का जो पूरा रिस्पॉन्स रहा है कोरोना को लेके, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि वी वेर बिहाइंड द कर्व। जब हमें चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था फरवरी के महीने में या अर्ली मार्च में, तब सरकार ने उस तरह की जल्दीबाजी या सरकार की ओर से उस तरह के काम, उस तरह के निर्णय नहीं लिए गए जैसा कि 20 तारीख के बाद से होता दिखा है। अब जब आप कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ड्रिवन बाय एविडेंस, यू आर ड्रिवन बाय डेटा एंड यू आर ऑल्सो ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन एज इट कम्स। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे जानकारियां मिल रही हैं, अगर आप इफ यू आर नॉट हम्बल एनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि जो नई जानकारी आ रही है उसके आधार पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी शायद बदलनी पड़ सकती है। हम लोगों ने दुनिया भर के देशों में देखा है, कंट्रीज ने जैसे जैसे इंफॉर्मेशन उनके पास आई, जैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जो इंफॉर्मेशन आई उसके आधार पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हो रहा है, हमने एक तो इसको एक्सपेक्टेशन सेटिंग के लेवल पे गलती कर दी। ऐसा हम लोगों ने देश के लोगों को ऐसा बताने की कोशिश करी गई, या कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि ये कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी समस्या है जिसको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में खत्म किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक दिन का जनता कर्फ्यू हुआ, शाम में जो हर्षोल्लास का माहौल आपको सड़कों पर दिखा, वो अपने आप में एक अजूबा दृश्य था कि भाई एक दिन आपने जनता कर्फ्यू कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे और कोरोना की लड़ाई के खत्म होने का कोई तालमेल नहीं है। फिर ये बताया गया कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना की लड़ाई 21 दिन में जीती जाएगी, तो 21 दिन का लॉकडाउन आपने कर दिया। अब 21 दिन के लॉकडाउन के समय अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पार्टी लाइन, आई डेयर से दिस, कि ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह ने भी सबने कहा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एविडेंस सामने है, डेटा सामने है, रिजल्ट आपको जैसा चाहते थे वैसा मिला नहीं। मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी की प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि जब आप पहले 21 दिन में आपको जैसा संभावित था वैसा रिजल्ट नहीं मिला, देन वी एज ए कंट्री वी शुड हैव गॉन बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड, शुड हैव लर्न्ड फ्रॉम द लेसन एंड देन कम आउट विथ अ न्यूअर स्ट्रेटेजी और मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी। परेशानी की बात यह है कि हम दूसरे लॉकडाउन में फिर उसी तरह से गए, तीसरे में भी वैसे चले गए। मुझे ये परेशानी नहीं है कि आप 200 से बढ़ के आज 1 लाख हो गए, ये तो एक बड़ी परेशानी है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी जो है, जो मुझे समझ में आ रही है कि आप 31 मई को भी इसी स्थिति में रहेंगे जब आपके पास कुछ ये पता नहीं रहेगा कि आगे इसको हमें डील कैसे करना है। और हर बार लॉकडाउन के वेरियस एस्पेक्ट्स को कम या ज्यादा करना, वो कोरोना से लड़ाई का उसका कोई, जैसा मैंने पहले प्रश्न के जवाब में बताया, उसका कोई सीधा लेना देना है ही नहीं। दुकानें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं, किस बस में कितने लोग बैठेंगे,
कौन सी ट्रेन चलेगी और नहीं चलेगी, इसका सीधा सरोकार कोरोना से नहीं है, ये ऐड ऑन है। मुझे लगता है कि नई स्ट्रेटेजी जब भी बने, अगर बनती है तो उनको ये देखना है कि भाई हमें टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी कैसे बढ़ानी है। क्या हमें फैसिलिटी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा इस कंट्री में? क्या हमें कम्युनिटी बेस्ड रैंडम टेस्टिंग करनी पड़ेगी? अगर हम आइसोलेशन को लेकर कंट्री की पॉलिसी क्या है? Should we only go for isolation, hospital based isolation, or we are looking for options of home based isolation in the cases which are not severe? डिबेट इस पर होना चाहिए। यहां पर इंडिया में क्या है कि हम लोगों ने लॉकडाउन को ही एक पेनेशिया बना लिया है कि लॉकडाउन होता रहेगा तो उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अपने लिमिटेड विजडम में कि आप चाहे लॉकडाउन जितने दिन करा लीजिए, उससे कोरोना खत्म नहीं होगा। तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि जिनको कोरोना है उनको हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई न करें, जिनको पॉजिटिव है उनको आइसोलेट न किया जाए, जो इस पॉजिटिव लोगों से जिनका एक्सपोजर है उनको क्वारंटाइन में ना डाला जाए, और फिर टारगेटेड लॉकडाउन को उपयोग किया जाए ताकि वो जो लोग इस तरह वायरस से एक्सपोज्ड हैं या जिनको वायरस है उनसे और जनरल कम्युनिटी के बीच में एक दीवार खड़ी की जा सके। बजाय उसके आप लगातार लॉकडाउन किए जा रहे हैं और देश की सारी एनर्जी इस बात पर लगी हुई है कि लॉकडाउन का स्वरूप क्या हो। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 31 मई नहीं, हम 31 अगस्त को भी यही खड़े होंगे अगर इसी तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ाते रहेंगे। बल्कि जो स्टडीज हैं वो आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो पीक करने की बात थी, मई में पीक होना था, वो लगता है अब शिफ्ट होके सिर्फ हमने उसे शिफ्ट कर दिया है कि अगस्त तक जो है वो पीक करेगा, तब जाके केसेस होंगे। पूरी दुनिया में हो सकता है कि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, जिसमें आबादी भी एक बड़ी वजह है और जिस तरह से हमने इसको मिसमैनेज किया है। श्याम किशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राजनीति के स्तर पर, नीति निर्धारण के स्तर पर पिछले 2 महीने में साफ तौर पर गलतियां हुई हैं सरकार से। जिसको बेसिक साइंस आता है, जिसको बेसिक मैथ्स आता है और जिसको बेसिक पॉलिटिक्स भी आती है, वो ये अच्छी तरह बता सकता है कि हमने गलतियां की हैं, गलतियां नहीं की हैं, बल्कि ब्लंडर जिसे कहते हैं, घोर गलतियां की। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जनता से माफी मांगे या ये कहें कि हमसे अब तक भूल हुई समस्या को समझने में? लेकिन आज 19 मई के दिन मैं बैठ रहा हूं तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, और बैठ के अब हम ये तय करेंगे कि 130 करोड़ लोग बीमारी से भी कैसे बचेंगे और वो भूखे भी ना मरें। तो लाइफ और लाइवलीहुड, इन दोनों का जो एक बैलेंस है वो बनाया जा सके। देखिए, कौन किसके साथ बैठेगा और किस विषय पर निर्णय लेगा, माफी मांगने की बात तो बहुत आगे की है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप किसी बड़ी समस्या से डील कर रहे हैं, तब तक उसके सॉल्यूशन की कोई संभावना ही नहीं बनती है। अगर कोई परेशानी इस सरकार के नीति में मैं देखता हूं तो वो ये है कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि समस्या बड़ी है और उस समस्या से अब तक जो किया गया है वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जिसकी की अपेक्षा रखी जा रही थी। अभी भी आप इस बात को ही जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले हम लोग इस इंडिकेटर पे बेहतर हैं, अगर नहीं करते तो ऐसा होता, तो कैसा होता। ये बेकार की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, जितने लोग डेटा दिखा रहे हैं, जैसा आपने कहा, आपको कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं होना है, कोई आपको डेटा साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए। 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखें कि भैया टेस्टिंग कितनी हो रही है देश में कोरोना को लेकर, टेस्टिंग के मामले में मैं आप ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूं, आज हम लोग जो G20 हैं, आज भी हम लोग उसमें 18वें नंबर पर हैं। तो 60 दिन हमने टेस्टिंग अपनी बढ़ाई इन ग्रॉस टर्म्स, लेकिन जितनी बढ़ानी चाहिए थी वो बढ़ाया नहीं। दूसरा, परसेंट पॉजिटिव, जितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं उतने में उसमें कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, वो करीब करीब 4 गुना पिछले 50 दिनों में वो बढ़ा हुआ है। तीसरा इंडिकेटर जो है कि जितने लोगों को पॉजिटिव हो रहा है, जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, उसमें से कितने लोगों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो रही है, वो प्रतिशत आज 3.2% है। और चौथी बात जो है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में इसका स्प्रेड है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो करीब 61 डिस्ट्रिक्ट से कोरोना के केस बताए जा रहे थे, अभी वो संख्या बढ़कर करीब करीब 600 डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। अब जियोग्राफिकल स्प्रेड आपका बढ़ता जा रहा है, केस लोड बढ़ता जा रहा है, फेटेलिटी बढ़ती जा रही है। तो आप चाहे जितने तरह के ग्राफ बनाकर लोगों को भ्रम फैलाते रहेंगे,
तो लोग को भ्रम फैलाएंगे वो तो एक बात है, उसकी बड़ी कीमत ये है कि आप स्वयं ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी ये समस्या को हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक कोई इसका करेक्टिव मेजर होगा नहीं। वो देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। एंड आई डेयर से आई सी अ रियल कैटास्ट्रोफ, we are looking at a real catastrophe, possibility of a real catastrophe, because एक तो पब्लिक हेल्थ की जो समस्या थी वो सॉल्व हुई नहीं, और ये जो पूरा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और माइग्रेंट का जो इशू खड़ा हो गया, जिसको कंप्लीटली सरकार ने 2 महीने इग्नोर किया, वी हैव आल्सो एडेड ऑन एन ए बिग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और अब जब आपने 50-60 दिन के बाद लोगों को कुछ हद तक आना जाना आपने ओके कर दिया, आपने अलाउ कर दिया, तो अब आप ये कर रहे हैं कि पहले जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, पहले तो 60 दिन तक आपने उसको एक हाई रिस्क सेटिंग में एक्सपोज किया वायरस स्प्रेड को लेकर। जब उनमें से कई लोगों को वायरस स्प्रेड हो गया तो अब आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप देश के हर कोने में जहां से आए हैं वहां चले जाइए। सो इफेक्टिवली नाउ यू आर एक्सपोजिंग the rural India, which until now has been by and large relatively has been reporting very less number of cases. अब आप शहरों से जो बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं, जो कि जाना ही पड़ेगा, अगर ये करना ही था तो जो शुरू से मांग हो रही थी कि जब आपने लॉकडाउन किया था तो पहले ही 8 दिन या 10 दिन में आपको सेफ पैसेज बनाकर इन लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था। और अगर आपने उस समय नहीं किया और अगर आप आज कर रहे हैं तो कम से कम आपकी इतनी टेस्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि जब बॉम्बे से, दिल्ली से, बैंगलोर से जब लोग ट्रेन पर बैठ रहे हैं तो आप उनको टेस्ट कर लीजिए। जब तक वो कलकत्ता, पटना, लखनऊ पहुंचेंगे तब तक आप वहां से सूचित कर सकते हैं कि इस ट्रेन में बैठे हुए 1200-1500 लोगों में 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, उसको सरकार वहां से उतार सकती है। आपने वो किया नहीं। अब क्या हो रहा है, लोग आप एक बार को बसों से, ट्रक से, रोड से जो आ रहे हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। ट्रेन से भी जो बंदा आ रहा है, 1250-1500 लोग आ रहे हैं, और वो आ कहां से रहे हैं? इंडस्ट्रियल बेल्ट से आ रहे हैं, जहां पर शहरों में जहां सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी फैली हुई वहां से आ रहे हैं। और पिछले 50 दिन तक उन्होंने क्राउड में खाने के लिए, टिकट के लिए, साधन के लिए अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज किया है वहां के जो सेटिंग है उसको। अब आप उसको वापस भेज रहे हैं उन एरियाज में जहां पर कोरोना है नहीं अभी या बहुत कम है। तो आप तो दोनों ओर से मर गया आदमी। पहले आपने उसको भेजा नहीं, और जब आप भेज रहे हैं अभी तो उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो कम्युनिटी अभी तक सेफ बची हुई थी वो भी अब कोरोना से पॉजिटिव जो लोग हैं उनको आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा देश। प्रशांत जी, बिल्कुल, अभी मैं देख रही थी आपके इंटरव्यू से ठीक पहले मैं रिपोर्ट देख रही थी कि जो बिहार मजदूर जा रहे हैं वहां ये पता चल रहा है कि 4 में से 1 मजदूर यानी 25% मजदूर पॉजिटिव निकल रहा है। ये इतनी हैरानी की बात है कि इससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये लोग कितने और लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा कैटास्ट्रॉफ आपने नाम दिया है, वो सही बात है। मैं आपसे इस इंटरव्यू के 2 और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो पूरा इकोनॉमिक जो पैकेज है उसके बारे में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे लॉकडाउन, कोरोना वायरस की जो राजनीति है उसके बीच ऑपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं। पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की जो मिस्ट्री है, क्या वो आपको समझ में आ गई है? देखिए, पहले तो मैंने जो कैटास्ट्रॉफ कहा, कैटास्ट्रॉफ इज बिकॉज द पब्लिक हेल्थ की जो क्राइसिस शुरू हुई थी कोरोना की वो कहीं खत्म हुई नहीं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपने अलग बना दी। दोनों को मिला देने के बाद अगर आप देखेंगे तो देश में कोरोना से जो त्रासदी देश झेल रही है या झेलने की जिसकी संभावना है वो तो है ही। अब आपको भुखमरी भी देखना है, लोगों का जॉब लॉस देखना है, मैसिव माइग्रेशन का जो इशू है उसको टैकल करना है। दैट इज व्हाई इन टोटलिटी आई सी अ रियल कैटास्ट्रॉफ, पॉसिबिलिटी ऑफ ए रियल कैटास्ट्रॉफ। जो आपने कहा कि इकोनॉमिक पैकेज का, आप 20 लाख करोड़ का पैकेज है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अभी। अब आप कह रहे हैं कि पीपीई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। उस चीज में अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं कि 10,000 रुपए करोड़ लगा रहे हैं, वो एक गणना की बात है। उसका और आज के क्राइसिस से क्या लेना देना है? आप स्पेस में प्राइवेट टूरिज्म खोल रहे हैं, उसका और जो मजदूर रोड पर खड़ा है उससे क्या लेना देना है? देश में टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, या वेंटिलेटर्स नहीं है, या पीपीई नहीं है, उस पर बात न करके जो इस समस्या से सीधे, ये तो ऐसे हो गया कि कोई पेशेंट आईसीयू में है और आप उसको ये बता रहे हैं कि आप मैराथन कैसे दौड़ सकते हैं, या आप कोई आपको आके इस चीज का रिज्यूम दे रहा है
कि आप अपनी फिटनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। भाई पहले आईसीयू से निकलेगा तब तो अपनी फिटनेस बनाएगा। अभी तो समस्या ये है कि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको कैसे रोका जाए, उससे होने वाली जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, और ये जो पूरे 2-2.5 महीने के बॉच्ड अप लॉकडाउन का जो इकोनॉमिक असर है उससे लोगों को कैसे राहत दी जाए। इन चीजों को हटाकर आपने एक नई दुनिया शुरू कर दी। डिफेंस में आप ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूव कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, क्रेडिट की बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है, शायद वो अलग से कुछ उन डिसीजंस का कुछ मेरिट भी होगा, लेकिन उसका इस संभावना से, इस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी जो बात है कि ये कहना कि भाई हम इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो आप तब देखेंगे जब आप इस घटना को सरवाइव कर पाएंगे। मैं आना चाहती हूँ इस सब की राजनीति पर। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान चूंकि एक तरह का एक सेंटिमेंट है और ऐसा लगता है कि चाहे वो आतंकवाद का जिक्र हो, चाहे वो जंग का माहौल हो, ये देश एकजुट होना चाहिए था और वाकई देश एकजुट है भी। ऐसे में बार बार मेरे जैसे लोगों से भी कहा जाता है सवाल मत पूछिए, आप सरकार के साथ आइए, सवाल मत पूछिए, राजनीतिक तौर से एकजुट हो जाइए। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, 24 मजदूर जिस दिन मारे गए हैं, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के अपने सेलिब्रेशन का वीडियो ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे लगाया जश्न मनाते हुए। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो एक मानवीय संकट खड़ा हुआ है जिसमें लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, वो सब एक तरफ है और सरकार की जिम्मेदारी उससे उसको डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता बन गए हैं कि उनकी जो इलेक्टेबिलिटी या उनका जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का, वो लोगों के दर्द से, लोगों के उन्हें वोट देने के फैसले से बिल्कुल अलग हो गया है? एक तरह से यू आर फेसिंग अ वॉर, यू आर स्टिल इन द पेंडेमिक सिचुएशन। अभी तो देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और उनको खड़ा रहना भी चाहिए। ये जो आप सर्वे वगैरह देख रहे हैं, कुछ आर्टिकल आते हैं कि मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है पेंडेमिक की वजह से, इन सर्वेस का कोई मायना नहीं है, क्योंकि आज जो पब्लिक है जिससे आप सर्वे करते हैं, हम लोग सुबह शाम तक यही काम करते हैं, सर्वे करना, लोगों से बात करना। मेरा अपना ओपिनियन यह है कि अगर आप जाकर आज किसी से बात करेंगे तो वो उसके दिमाग में ये बात ही नहीं है अभी कि मैं मोदी जी का आकलन करूं, कि राहुल जी का आकलन करूं, कि नीतीश कुमार का आकलन करूं। उसकी अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी जान, उसके परिवार वालों के, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली की जान कैसे सुरक्षित रहे, उसको इस वायरस से तकलीफ ना हो, और उसकी जो खाने पीने, भुखमरी, रोजगारी की जो समस्या है उसके आगे वो सोचना ही नहीं चाहता है। आप और हम, चूंकि हम लोग पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं, आपको कुछ लिखना भी है, सर्वे वाले को अपना एक रिजल्ट भी पब्लिश करना है, तो जबरदस्ती जाकर आप पूछ रहे हैं भैया मोदी जी के साथ हो कि नहीं। ऑब्वियसली वो कहेगा कि मोदी जी के साथ हूं। आपने देखा होगा जो दिया जलाने की बात हुई, ताली बजाने की बात हुई, पूरा देश खड़ा हुआ। अब कई लोगों ने उसको इस तरह से कहा कि ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिखाता है। डेफिनेटली मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, इसके लिए तो आपके हमारे प्रमाण की जरूरत है नहीं, तभी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोग दिया सिर्फ मोदी जी की बात सुनकर कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री की बात सुनकर कर रहे हैं। वो एक ऐसे क्राइसिस में जिसमें सारे लोग और बहुत हद तक एक बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं, एंक्शस हैं, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। जिसने भी दिया जलाया वो मोदी जी का एकदम भारी सपोर्टर है, ये मानना मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाइव होगा। ऐसा नहीं है। इस चीज का जो है कि लोग कितने मोदी जी के साथ हैं, ये जब घटना पूरी निकल जाएगी तब लोग बैठ के इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद ही कोई पॉलिटिकल इसका इम्प्लीकेशन सही मायने में एसेस करके बताया जा सकता है। बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं कह रही हूँ अभी चुनाव 4 साल दूर है, चुनाव के बारे में अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है। और शायद ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि इतने बड़े पैंडेमिक के वक्त में, जब लोगों की जिंदगी, रोजगार, सब कुछ दांव पे लगा है, हम सिर्फ चुनाव के बारे में सोचें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कल ही मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त है, उनसे बात हो रही थी, वो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको तो लोग अभी भी आरोपित कर रहे हैं कि उनकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, उनकी नाकामी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभी भी आम जनता सुनने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना था कि अगर 2 महीने बाद भी चुनाव हो जाए ऐसे ही हालात में जैसे अभी हालात हो रहे हैं, तब भी नरेंद्र मोदी दोबारा जीत सकते हैं। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं, ये अब उन सज्जन का अपना असेसमेंट है। किसी के पास ये क्रिस्टल बॉल नहीं है जो ये बता सके कि देश की जनता आज पॉलिटिकली किसके विषय में क्या सोचती है। एक सिंपल जो कॉमन सेंस है
कि जो लोग भी सत्ता में हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, अगर इस पेंडेमिक से जो होने वाला नुकसान है हेल्थ के टर्म्स में, आर्थिक या उससे कोलेटरल डैमेज जो भी होना है, अगर डैमेज बड़ा हुआ, जितना अभी तक क्षति हुई है या जितना दिख रहा है इससे अगर ज्यादा क्षति हुई, तो निश्चित तौर पर जो लोग भी आज रूल कर रहे हैं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेक नो मिस्टेक, कोई असेसमेंट, कोई सर्वे जो भी लोग कर रहे हैं ये उनकी अपनी समझ हो सकती है। ऐसा हो नहीं सकता है कि देश में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए, उसमें सरकारें अब वो जो उनको करना चाहिए था वो न करें और फिर भी जनता उसको गंभीरता से न ले। जहां तक ये सवाल है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के या कुछ लोगों से बात करके या कुछ 1000, 2000, 50,000 लोगों से सर्वे करके ये बता रहे हैं कि किसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, तो आपने जैसा ठीक कहा, अभी चुनाव तो होने वाला नहीं है, ना कोई चुनाव हो रहा है, तो अभी उन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो लोग भी वो सर्वे वगैरह दिखा रहे हैं वो उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। कोई भी हम लोग जो बात करते हैं, मैं भी बहुत लोगों से, हम लोग अपने सिस्टम के थ्रू भी बात करते हैं, आप किसी से बात कीजिए तो यही कहता है कि सर अभी तो पॉलिटिक्स का क्या बात करें, अभी तो ये समस्या है कि ये कोरोना से कैसे बचाया जाए। तो बड़ा सवाल अब आगे पैदा हो रहा है कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पैंडेमिक का पूरा लॉकडाउन को एक्सप्लॉइट करके जो विरोधी लोग हैं, जो असहमति की आवाजें हैं, उनको दबाने की जो कोशिश हो रही है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लोकतंत्र जो है वो अपने आप को अबेंडन कर रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम लगातार नजर आ रहे हैं। और सरकारों को तो ये सूट करता है कि लॉकडाउन जो है वो जितना लंबा चाहे लगा दिया जाए, जो राइट्स हैं उन्हें सप्रेस कर दिया जाए, जो फ्रीडम्स हैं उन्हें कमजोर कर दिया जाए। मैं खासकर जिक्र करना चाहती हूँ उन लोगों का, उन पत्रकारों का जिनके ऊपर हमला हो रहा है, उन खासकर जो एक्टिविस्ट जो एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल रहे, जिनको दिल्ली दंगों में शामिल बताकर उनके ऊपर आतंक विरोधी कानून लगाए जा रहे हैं। इस सबको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बदले की राजनीति है? नहीं, देखिए, एक जो ट्रेंड है, जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस देश में हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसका इस पेंडेमिक से, इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। जो ये फियर है कि पेंडेमिक की आड़ में कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या सरकारों के पास आ जाएंगी जिसका कि वो दुरुपयोग कर सकते हैं, वो उसको मैं आज उसको बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता हूं। ये देश बहुत बड़ा है और इतनी ताकत है लोगों के पास कि वो इससे डील कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अपवाद की घटनाएं इधर उधर हो सकती हैं पेंडेमिक अब, और उसका खामियाजा निचले स्तर पे लोगों को तो भुगतना पड़ रहा है। जैसे पुलिस को जितने पावर अभी मिले हुए हैं, स्वाभाविक है, हम लोग रोज एक घटना देखते हैं, रोज वीडियो देखते हैं, रोज कहानियां छप रही हैं कि कैसे जो गरीब लोग हैं किसी के घर में घुस के मार दिया, किसी की सब्जी के ठेले को उलट दिया, किसी को बच्चे को मार दिया। लेकिन उसको मैं एक सिस्टेमिक रिस्क के तौर पे नहीं देखता हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम लोग तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई सिस्टम पे बहुत बड़ा खतरा है, वो मैं नहीं देखता हूं। और डेफिनेटली नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पेंडेमिक। जहां तक क्या सरकार इसका उपयोग करके उन चीजों को कर रही है, आप उसमें डिबेट हो सकता है। संभव है कि सरकार कुछ ज्यादा अधिकार चाहती है क्योंकि उनको पेंडेमिक में कुछ चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा अधिकार की जरूरत भी है, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई बड़ा सिस्टेमिक रिस्क सामने है। प्रशांत जी, क्योंकि देखिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, आप जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें, अदालतें फंक्शन नहीं कर रही हैं, उस तरह से कोई भी जो है सरकार को उसका खमियाजा भुगतने का जो है वो कोई डर नहीं है, इसलिए इसको एक्सप्लॉइट करने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी बात ये भी है, हमने पुलिस राज का तो जिक्र किया, लेकिन लाइसेंस राज भी बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि वही लाइसेंस राज, यानी किसकी दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, किसके साथ क्या होगा, ये सब कुछ जो है वो पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, डीएम ये सब तय करेंगे। तो क्या इससे रिश्वतखोरी, करप्शन ये सब नहीं बढ़ेगा? ये वैलिड कंसर्न है। कई लोगों ने इस पर लिखा भी है कि ये आप पुलिस राज बना रहे हैं या लाइसेंस राज की ओर जा रहे हैं। और जिन लोगों का ये एप्रीहेंशन है, उनका ये मानना है, तर्क ये है कि जो पेंडेमिक या इमरजेंसी सिचुएशन में सरकारें एक बार जो पावर अपने हाथ में ले लेती हैं उसको वो गिव अप नहीं करती हैं। तो लोगों का डर ये है कि जब पेंडेमिक खत्म भी होगा तो शायद ये वापस रिवर्स ना हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसकी कुछ ऑपरेशनल इफेक्ट तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको अभी एक्स्ट्रापोलेट करके ये कहना कि ये सिस्टेमिक रिस्क बन गया है, वो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि इट विल बी स्ट्रेचिंग इट टू फार। अभी मैं इसको यही देखूंगा कि ऑपरेशनल
तौर पे कुछ राइट्स जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया है। उसका कुछ खामियाजा एटलीस्ट निचले स्तर पे जो लोग हैं उनको भुगतना भी पड़ रहा है, जो सही नहीं है। लेकिन अगेन आई रिपीट, आई डू नॉट सी दिस एज ए सिस्टेमिक रिस्क ऑन डेमोक्रेसी पर से। आखिरी दो सवाल प्रशांत जी। एक सवाल तो ये कि स्वास्थ्य के अगर सिर्फ नजरिए से हम देखने की कोशिश करें तो अभी कोरोना वायरस की जो भारत में स्थिति है, जितना उसका स्प्रेड हो चुका है, जो हमारी रणनीति है, अगले 2 महीने में आप भारत को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? मैंने उस पे कहा, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं कि आई रियली सी आई सी अ रियल चांस ऑफ कैटास्ट्रोफ with regard to corona, because we have messed up as far as the health crisis called corona is concerned. उसके साथ साथ जो हम लोगों ने इसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल दिया है पिछले 50-60 दिनों के एक्शन और इनएक्शन की वजह से, ये कॉम्बिनेशन जो है इट इज वेरी वेरी रिस्की। आई डेयर से वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी वेरी टफ टाइम्स। जी, दूसरा बड़ा सवाल जो कि एक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के अलावा लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि पत्रकार सवाल पूछते रहें। ये बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन जो है एक चेक एंड बैलेंस रखता रहे। ये बहुत जरूरी है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट हैं वो अपने कंसर्न्स उठाते रहें और किसी को भी, किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिशियन को एब्सोल्यूट पावर ना मिले। लेकिन कोरोना जितना लंबा खिंचता जा रहा है, लॉकडाउन जितना लंबा खिंचता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक खतरे का साइन है कि पावर कंसोलिडेट हो रही है एक पार्टी, एक सरकार, एक व्यक्ति के भीतर, और एक डेमोक्रेटिक जो टेम्परामेंट है हमारी सोसाइटी का वो भी कमजोर हो रहा है? नहीं, फिर मैं इस बात को फिर उसी तरह से आंसर करूंगा कि डेमोक्रेसी को लेकर जो ये एप्रीहेंशंस हैं, इसका इस पेंडेमिक से कोई लेना देना नहीं है। ये सीए एनआरसी के दौरान भी आपको दिखा, उससे पहले भी दिखा कि देश में विपक्ष इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसा कई लोगों को लगता है। कई लोगों को लगता है कि ये वन पार्टी सिस्टम हो गया है। लेकिन आप पिछले 4-5 साल में आपने देखा ये प्रयास और ये जो आपस के जो द्वंद्व हैं ये चलते रहते हैं। इतना आसान नहीं है इस देश को पूरा स्ट्रीम रोल कर देना, तानाशाही एस्टेब्लिश कर लेना। चाहे आप कितने भी पॉपुलर लीडर हो, कितनी भी पॉपुलर सरकार हो, उसको लोगों को साथ में लेकर चलना ही पड़ता है। विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष इस देश में कमजोर नहीं होता है। मैं एक डेटा से आपको इसको बताऊंगा और इस बात को हम लोग खत्म करेंगे कि इस देश में कोई भी नेशनल पार्टी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में 50% वोट नहीं ले पाई है, कोई भी पार्टी। ये दिखाता है कि किसी भी ऑन एनी गिवन डे और ईयर और मंथ नो पार्टी हैज गॉट मोर देन 50% वोट, मीनिंग there has always been more people who are opposed to you, your idea, your narrative, your proposition than those who are in support of you. तो इस देश का विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। वो देश की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। जब तक वो बनी हुई है इस देश में कोई बहुत बड़ा सिस्टेमिक रिस्क मैं नहीं देखता हूं। टेम्पररी तौर पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन सिस्टमिक तरीके से एक कोई नई व्यवस्था बन जाएगी ऐसा मैं नहीं देखता हूं। प्रशांत जी, आखिरी सवाल कि आपके जैसा ज़हीन बुद्धिमान व्यक्ति हमारे देश की राजनीति, मैं खुद ही पर्सनली चाहूंगी कि आप जो है इसका हिस्सा रहें। क्या आप जो है वो हाथ जला के वापस आ चुके हैं, फिर से एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन गए हैं, या अभी भी जो नेता बनने का, सियासत का एक एक्टिव पार्ट बनने का सपना जिंदा है? नहीं, मैं पॉलिटिशियन ही हूं और ये जो स्ट्रेटेजिस्ट वर्ड है ये तो मीडिया ने या जो लोग बाहर से ऑब्जर्व करते हैं उनको ऐसा लगता है। मैं अपने आप को राजनीतिक सहयोगी ही मानता हूं, जिनके साथ भी मैं काम करता हूं। कोई स्ट्रेटेजिस्ट वाली बात है नहीं। और बिहार के, चूंकि मेरा दायरा छोटा है, मैं इतना बड़ा नाम हूं नहीं, मैं इतने बड़े कोई, मेरी कोई पेडिग्री, मेरा कोई इनहेरिटेंस है नहीं, तो बिहार के संदर्भ में मैं वहां पर जो कर सकता हूं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिकल लीडर, वो कर रहे हैं। और बाहर, दूसरे बिहार के बाहर जहां पर भी मैं पॉलिटिकल एड, राजनीतिक सहायक के तौर पे जिनके साथ जुड़कर, जिनसे मेरा तालमेल हो या जो लोग मेरे से जुड़कर काम करना चाहते हैं उनके साथ जुड़कर उनके साथ काम कर रहे हैं। अगला चुनाव लड़ेंगे बिहार में? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा चुनावी राजनीति में अभी तुरंत आकर कुछ करने कि ऐसी कोई संभावना मैं नहीं देखता हूं खुद के लिए। मुझे लगता है कि कुछ भी बड़ा काम करने से पहले आपको अपने आप को समय देना चाहिए, उसको करके 5 साल 10 साल सीखना चाहिए। और पार्टी बनाकर या खुद से चुनाव लड़के पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन
उस उपलब्धि से देश या समाज बदल जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसको करने के लिए आपको थोड़ा और प्रयास लंबे समय के नजरिए से करना होगा। जब तक आप समाज को निचले स्तर पे समझेंगे नहीं, उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक सिर्फ चुनाव जीतने से या नेता बन जाने से या पार्लियामेंट में चले जाने से आप समाज और देश को नहीं बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। और हो सकता है कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और यही व्यक्ति मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ जो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ सालों बाद बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसी अभी कोई संभावना है नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अभी तो आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से हम लोग को यही अनुरोध करना चाहिए कि नीतीश जी वहां बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। जो लोग बहुत परेशानी में हैं, खासकर बिहार के जो मजदूर हैं, पूरे देश में मारे मारे फिर रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत त्रासद बात है कि जो आज सरकार है दिल्ली में, वो यूपी और बिहार के चुने लोगों के वोट की बदौलत है। सबसे बड़ी संख्या में जिन लोगों ने वोट किया है वो यूपी और बिहार के लोग हैं, और आज इन्हीं राज्यों के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 80-90 एमपी जो इन दोनों राज्यों से जीतकर आज सरकार में हैं, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। कम से कम 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, 2 चीफ मिनिस्टर हैं, और इन दोनों राज्य के लोगों की स्थिति इतनी अभी त्रासद है। अभी तो राजनीति छोड़कर उनकी मदद कैसे हो, ऐसी सद्बुद्धि आए, वो काम करें, उसमें पूरा हम सबको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।